अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूं ज़ैनब जतोई। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने आज पेशावर में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल पर एक तफसीली ब्रीफिंग दी है। उन्होंने उन तमाम फैक्टर्स की निशानदेही की है जिसकी वजह से खित्ते में दहशत गर्दी बढ़ती जा रही है, और साथ ही साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से भी ये कहा गया है कि दहशत गर्दी के लिए ज़ीरो टॉलरेंस है, और दहशत गर्दी के वो सहूलतकार जो दहशत गर्दी को प्रमोट करने में अहम रोल प्ले कर रहे हैं उनके लिए भी ज़ीरो टॉलरेंस है, उनको कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। इस पर प्रोग्राम में हम बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे गजा में अमन मुआहदे पर अमल दरामद के हवाले से कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं और एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाया जा रहा है जिसके तहत इस पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। इस पर बात होगी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ की जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अहम फैसले कर रही है। इन फैसलों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी पोजीशन क्या होगी, इस पर प्रोग्राम में हम बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और बात करेंगे DGISPR की जानिब से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उनकी जानिब से कहा गया है कि अब दहशत गर्दी को खित्ते से ख़त्म करेंगे। उन वजूहात की भी निशानदेही की गई है कि जिसकी वजह से दहशत गर्दी जो है वो बढ़ती जा रही है। ये कहा गया है कि ज़ीरो टॉलरेंस अब दहशत गर्दों के लिए होगी। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मेजर जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद जो कि दिफाई तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपका मेजर जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद साहब। क्या समझते हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, किस तरह से देख रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका मुझे लाइन पे लेने के लिए जी। आपका और आपके जो होस्ट हैं इमरान साहब, उनका भी बहुत शुक्रिया। इस तरह जी कि सबसे पहले तो उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं पिछले सालों के और इस साल के भी। अगर आपने गौर किया हो तो सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा जी कि पिछले कुछ अरसे में 1400 प्लस जो है ऑपरेशन किए गए हैं और टेररिस्ट की वजह से कोई 572 जानें हमने लूज़ की थी, जिसमें अफवाज पाकिस्तान के लोग थे, पुलिस के लोग थे और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 185 बेगुनाह सिविलियन भी थे। और उसके बाद इस साल का उन्होंने ये बताया कि अभी तक 115 ऑपरेशंस हो चुके हैं, जिनमें जो सबसे अहम चीज़ है 917 टेररिस्ट मारे गए हैं। और उन्होंने एक फिगर जो है वो कंपेयर की कि पिछले 10 सालों में इतने टेररिस्ट जो हैं उनको नहीं मारा गया था जितने इस दफ़ा में मारे गए हैं। और इसके अलावा हमने ख़ुद भी 516 ज़िंदगियाँ जो हैं इसमें लूज़ की हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो कहने की जी कि 2-3 चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये रिज़ॉल्व पाकिस्तान कौम का, रिज़ॉल्व अफवाज पाकिस्तान का, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जिसमें पुलिस है, FC है, और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की कौम का रिज़ॉल्व है कि हम अपने मुल्क से टेररिज्म को जड़ से ख़त्म करेंगे। पाकिस्तान ने पहले भी काम दिखाया है। अभी सडनली जो फितनतुल खवारिज हैं और फितनतुल हिंदुस्तान हैं, ये मई 25 की जो इंडिया की शिकस्त हुई उसके बाद एकदम बढ़ गए हैं। और ये एक्सपेक्टेड था कि इंडिया जो है वो इसको हाइप देगा या इसमें ज़्यादा पैसा डालेगा, ज़्यादा कोशिश करेगा। और अनफॉर्चुनेटली जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन है, बदकिस्मती से वो इस्तेमाल हो रही है। वो अफ़गानिस्तान जिसको पाकिस्तान ने पिछले 40 से 45 साल बहुत अच्छी तरह लुक आफ्टर किया। हम ये नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान का कोई हिस्सा बन जाएं या पाकिस्तान का उनके ऊपर कोई कंट्रोल हो। हम सिर्फ यही चाहते हैं और यही उनसे रिक्वेस्ट करते रहे हैं अफ़गान गवर्नमेंट से कि अपने मुल्क के अंदर जो टेररिस्ट हैं, जिस तरह उन्होंने बैनुल-अक़वामी मुआहिदा किया था कतर में बैठ के USA के साथ कि हम अपने मुल्क की सरज़मीन को टेररिस्ट के पास नहीं छोड़ेंगे या इनसे यूज़ नहीं करने देंगे, इन्हें इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तो हमारा तो एक ही डिमांड है उनसे कि वो इसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद करें और अपनी जितनी भी कैपेबिलिटीज़ है उनको इस्तेमाल करके लोगों को रोकें। और ये ना सिर्फ उनके लिए, हमारे लिए, बल्कि पूरे दुनिया के लिए ये एक ख़तरा है। और कल को यही ख़तरा जो है, यही नुकसान जो है, यही कैंसर जो है वो फैल जाएगा हिंदुस्तान तक और खित्ते के दूसरे मुल्कों तक। हिंदुस्तान को भी जनरल साहब आपने बिल्कुल बजा फरमाया, लेकिन गुजारिश ये है कि आज DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका जो मूड था, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, उन्होंने जिस तरह से वाज़े अंदाज में अपना मौक़िफ़ बयान किया, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। हम आपको पहले ये सुनवा देते हैं कि उन्होंने क्या ऑप्शंस दी, फिर उस पर मैं आपसे सवाल करता हूँ। सुनवाएं जी DGP साहब की।
जो शख्स या गिरोह किसी मजबूरी की वजह से या अपने फायदे की वजह से खारजियों की सहूलतकारी कर रहा है, उसको पास 3 वाज़ेह चॉइसेस हैं। अव्वल कि वो खुद खारजियों को रियासत के हवाले कर, या फिर वो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में रियासत के इदारों के साथ मिलकर इस नासूर को अपने अंजाम तक पहुँचाए ताकि मास आवाम को नुकसान ना हो। अगर ये दोनों काम नहीं कर ले तो फिर खारजियों के सहूलतकार होते हुए रियासत पाकिस्तान की तरफ से भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाए। जी सर, ये तीनों ऑप्शन आपने सुने, इस पे आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सुना और मैं उनके साथ 100% एग्री करता हूँ जो DGISPR पाकिस्तान है कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं और जो सहूलतकार हैं वो सारी कोशिशों को सैबोटाज कर रहे हैं। अभी जो सहूलतकार होते हैं वो 3 वजहों से उनके साथ कोऑपरेट करते हैं टेररिस्ट के साथ। नंबर 1, अगर कोई आइडियोलॉजिकल उनकी आपस में कोई मूविंग्स हों, आइडियोलॉजी का कोई रिश्ता हो, जो कि बहुत कम है, क्योंकि जो आइडियोलॉजी टेररिस्ट की है, पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनकी आइडियोलॉजी वो नहीं है, ना ही उनकी सोच ऐसे मिलती है। नंबर 2 बात सर, ऐसे भी कहा जा सकता है कि आइडियोलॉजी तो है ही कोई नहीं। जी बिल्कुल जी, आइडियोलॉजी नहीं है जी। दूसरी चीज़ है जी पैसा, और तीसरी चीज़ है कोएर्शन या ब्लैकमेल। तो जो चीज़ें हैं वो मुझे ज़्यादा लगती हैं कि जो लोग खवारजी जो हैं उनको पनाह देते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं, वो या पैसे की वजह से करते हैं या फिर खौफ की वजह से करते हैं। जो खौफ की वजह से करते हैं उनके लिए तो बहुत इजी बात है, वो क्वाइटली बहुत आराम से अफवाज पाकिस्तान को, बाकी जो एजेंसीज़ हैं, पुलिस है, इलाके के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिशियंस हैं, उनको बता दें जी कि हमारे ऊपर ये प्रेशर है जिसकी वजह से हम साथ शामिल हो रहे हैं। जो पैसे के लिए कर रहे हैं उनको भी डिसिस्ट करना चाहिए। अगर वो खुद नहीं बताएंगे तो आजकल के ज़माने में छुपना बहुत मुश्किल है कि कौन किसको फैसिलिटेट कर रहा है। और जो भी उनके फैसिलिटेटर्स हैं उनको जो पाकिस्तान के लोग हैं और अफवाज पाकिस्तान हैं और बाकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, ISI है, MI है, IB है, वो सारे ढूंढ निकालेंगे और जड़ से उनका जनरल साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त पूरी कौम का जो मूड है और ख़ास तौर पे मार्क हक में कामयाबी के बाद और ऑपरेशन बनियानुल मसूस के बाद पूरी कौम रियासत के साथ खड़ी है और पूरी कौम जो है वो इस दहशतगर्दी के फितने से भी निजात चाहती है। तो आप क्या समझते हैं कि DG साहब ने तो आज बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि रियासत की पॉलिसी क्या है और इसने किस तरह से निपटा जाएगा, तो आप क्या समझते हैं कि अब फितनतुल हिंदुस्तान जो है उससे निपटने के लिए हर तरह का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा? बिल्कुल जी, हर तरह का, और आखिरी हद तक अफवाज पाकिस्तान और जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो आखिरी हद तक जाएंगे। जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि आप आजकल के ज़माने में छुपा नहीं सकते कि कौन किसको पनाह दे रहा है, किसके साथ राब्ते में है। वो टेलीफोन बंद कर दें, खोल दें, जो भी करें। पाकिस्तान का जो निज़ाम है, टेक्नोलॉजिकल सर्वेलेंस का निज़ाम है, वो बहुत ही ज़्यादा मंजा हुआ और बहुत ज़्यादा डीप तक रात के वक्त, दिन में, हर वक्त वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो जब ये सारी बातें हैं तो जैसे आप कह रहे हैं कि पैगाम तो बड़ा वाज़ेह है। नंबर 1, आप उनको छोड़िए और उनको हवाले करें अफवाज पाकिस्तान के और कौम के और सरकार के, नहीं तो आप भी उन्हीं के साथ गिने जाएंगे और उन्हीं के साथ चुने जाएंगे और उन्हीं के साथ। जिस तरह से बात की जाए, अगर इंटरनल जो फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं दहशतगर्दी में, आपने बात भी की अभी, लोकल फैसिलिटेटर्स हैं और ये भी कहा गया DGISPR की जानिब से कि पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सस है खित्ते में, तो आप क्या समझते हैं ये जो पॉलिटिकल सपोर्ट दहशतगर्दों को की जाती है उस पर काबू पाने के लिए क्या मैकेनिज्म बनाना चाहिए, क्या बनाया जाएगा? सबसे बड़ी बात यह जी अवेयरनेस। जो आपने आज DGISPR की कॉन्फ्रेंस सुनी, देखी, वो भी एक अवेयरनेस कैंपेन का हिस्सा है कि लोगों को बताना कि क्या सही है क्या गलत है। इसमें जो बहुत बड़ा रोल है वो हमारे मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो अदा कर सकते हैं, हमारे जो उलमा हैं वो अदा कर सकते हैं, मीडिया ये रोल अदा कर सकता है उनको बताना कि क्या सही है और क्या गलत है। और उन्हें ये भरपूर तरीके से पता होना चाहिए। और जो थोड़ी देर पहले भी बात हो रही थी, इमरान याकूब साहब बात कर रहे थे, आप कर रही थी कि बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तान को अल्लाह ने कामयाबी दी, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी आपकी इज्जत हुई। तो इस सारी कामयाबी को
ख़राब करने के लिए, मुतासर करने के लिए, या इसके जो डिविडेंड से हम पूरी तरह ना ले सकें, ये फितनतुल हिंदुस्तान जो है और बलूचिस्तान में फितनतुल खवारिज जो है, और हिंदुस्तान और इधर फितनतुल खवारिज है, उनको हवा दी जा रही है कि ताकि जो हमारे अंदर दरारें पैदा की जाएं और उसके ऊपर जो है पाकिस्तान को नुकसान हो। अच्छा, तो मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है जी, वो हमारी इंटरनल कोहेजन है। पूरी कौम को एक सीसा पलाई दीवार बनना होगा, बुनियानुल मरसूस बनना होगा, कौम के हर फर्द को सिपाही बनना होगा इस जंग का, और अपने आंखें कान खुले रखने होंगे। और जो ही उनको इत्तला मिलती है कि कोई ख्वारजी, कोई फितनतुल हिंदुस्तान का बंदा उनके इर्द गिर्द आ गया है या उनको तंग कर रहा है या ब्लैकमेल कर रहा है, तो उनको फौरी तौर पे ये अफवाज पाकिस्तान को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को इत्तला करनी चाहिए ताकि उनका कला कमा किया जा सके। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि जिस तरह आपने पहले भी जिक्र किया कि इन कामयाबियों के बाद पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अंदरून मुल्क भी और बैरूनी दुनिया में भी बड़ी इज्जत से नवाजा है, तो सर अब ये खबरें भी आ रही हैं कि अमेरिका जी पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है वो फराहम कर रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के बाद पाकिस्तानी दिफा को मज़ीद कितना मजबूत होगा? बहुत अच्छा होगा जी। ये तो समझने की बात है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी इस वक्त दो मुल्कों के पास है, एक चाइना के पास है और एक अमेरिका के पास है। ऑल्दो हमने वो भी देखा जो एयर डिफेंस सिस्टम था इंडिया के पास S-400, वो भी बड़ा एडवांस था, उसको नाकाम होता देखा। इजरायली टेक्नोलॉजी देखी ड्रोन में, वो पाकिस्तान के दिफा के सामने नाकाम हुई। तो अभी पाकिस्तान के पास स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो इक्विपमेंट है, टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान की इंडिजिनस भी है और चाइनीज़ भी है। और अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं आप अमेरिकन टेक्नोलॉजी के साथ, तो वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। वो जैसे कहते हैं 1-1-2-11, तो ये इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतर होगा और बड़ा इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा खिते में। बिल्कुल दुरुस्त बात कही आपने। अच्छा जनरल साहब, ये भी बताइएगा कि मौजूदा हालात में अफ़गान वज़ीर ख़ारजा का दौरा भारत हुआ, उस बारे में भी कमेंट कीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि भारत की जानिब से ऐलान किया गया कि काबुल में अब उनके सफारत खाने बनने जा रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं इस इक़दाम को आप? इसमें सर ये भी शामिल कर दें, कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान से सिर्फ एक ही मुतालबा किया गया है कि वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने। बिल्कुल वाज़ेह कह दिया, अपीसमेंट ऑफ टेररिज्म कबूल नहीं होगा। जी, ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है जी। बहुत अच्छी क्वेश्चंस हैं आप दोनों के माशाल्लाह। मैं कोशिश करूंगा जितना मुख्तसर जवाब दे सकूं। सबसे पहले तो सफारत खाने की बात करते हैं। पाकिस्तान का सफारत खाना ऑलरेडी वहाँ पे है। इंडिया जो है अभी उसको होश आई है जब उसको मुंह की खानी पड़ी। पहले तो वो एक गरूर और तकब्बुर में थे कि वो पार्टनर हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है यूनाइटेड स्टेट्स के, तो उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। अभी वो दाएं बाएं हर तरफ हाथ मार रहे हैं। वो रशिया के साथ, यूके के साथ, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने राब्ते दोबारा बहाल करें। और अफ़गानिस्तान जिसको उन्होंने पहले इग्नोर किया हुआ था, अभी वहाँ पे वो अपना सफारत खाना खोलेंगे। नंबर 2 बात, पाकिस्तान की जो इस वक्त रेलेवेंस अल्लाह ने पाकिस्तान को दी है, जैसे आप अभी दोनों फरमा रहे थे, अमेरिका के साथ भी है। उसमें मैं ऐड करना चाहूँगा हमारा जो सऊदी अरेबिया के साथ दिफाई मुआहदा हुआ है या म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट है, उसकी बात मैं करूँगा। उससे ये है कि उसका इम्पैक्ट ये है कि उसमें लिखा हुआ है जी कि एक पे हमला दूसरे पे हमला तसव्वुर किया जाएगा। इंडिया के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इंटरट्वाइंड हैं सऊदी अरेबिया के साथ। इसी तरह अफ़गानिस्तान के भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं सऊदी अरेबिया के साथ। अभी हिंदुस्तान को 10 दफ़ा सोचना पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर कोई भी एडवेंचर करने से पहले कि इसका मतलब सऊदी अरेबिया पे भी हमला है। नंबर 1। नंबर 2, उनके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, जो ट्रेड है, उनका डायस्पोरा है सऊदी अरेबिया में, वो भी इफ़ेक्ट होगा। अभी कमिंग ओवर टू द सजेशन जो मेरी तरफ से है वो ये है कि हमें सऊदी अरेबिया को, अमेरिका को, चाइना को, टर्की को, ईरान को, बाकी जितने दोस्त ममालिक हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ बाकी हैं, UAE है, कतर है, यूरोपियन यूनियन, सबका इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके मजबूर करना चाहिए इंडिया को और दूसरा अफ़गानिस्तान को कि वो हमारे ख़िलाफ़ ये जो मिल के एक टेररिज्म की जंग उन्होंने बर्पा की हुई है, इसको ख़त्म करें। अफ़गानिस्तान अपनी जो सरज़मीन है उसको ना इस्तेमाल होने दे
और इसी तरह इंडिया जो उनको एड कर रहा है वो ना करे, तो उसको नुकसान इंडिया को बहुत ज़्यादा होगा अगर वो इस चीज़ से बाज नहीं आता। क्योंकि पाकिस्तान की जो रेलेवेंस बन गई है सऊदी अरेबिया के साथ स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट के साथ, और यूनाइटेड स्टेट्स जिस तरह पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने को और हेल्प करने को तैयार है, और चाइना जिस तरह हमारा हमेशा का साथी है, तो उस लिहाज से अभी इंडिया के लिए चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होंगी। लास्ट पॉइंट कहूँगा, अफ़गानिस्तान को मुआशी मदद भी चाहिए। तो इस वक्त अमेरिका उनको मुआशी मदद देता है, हर हफ्ते $40 मिलियन उनको कैश में आते हैं। नंबर 2, चाइना वो कंट्री है जो उनके मुल्क में इन्वेस्ट कर रहा है, रेलवे में, उनकी मिनरल्स में, उनके रोडों में, उनकी इकोनॉमी में, तो उनकी डिपेंडेंसी जो है वो चाइना पे भी है। तो ये सारे हमारे दोस्त मिलके हमें चाहिए कि उनको रिक्वेस्ट करें, उनको मजबूर करें और कोर्स करें उनको कि ये इस खित्ते में ये जो बदमनी फैली हुई है उसमें जो हिस्सा अदा कर रहा है अफ़गानिस्तान वो ना करे। और मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ जी उनके विज़िट से, अफ़गानिस्तान जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके टू इंडिया। हमारे और अफगानिस्तान की अंडरस्टैंडिंग आई थिंक उनसे पहले भी नहीं फैलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका मेजर जनरल रिटायर मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे। इमरान साहब आप क्या कहेंगे, आप क्या क्या मौक़िफ़ है? अभी कहा जा रहा है कि खारजियों के जो सहूलतकार होंगे उनसे भी सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से भी सख्त स्टेटमेंट दी गई है कि अब खारजियों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पाकिस्तान की तरफ से जो है वो इम्प्लीमेंट की जाएगी और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद भी करवाया जाएगा। तो क्या समझते हैं ये जो तमाम तर फैक्टर्स आज DGISPR अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए, इस पर आपका क्या कमेंट है? देखिए ज़रब सीधी सी बात है कि मैं तो ये समझता हूँ कि ये इसमें कोई राय तो होनी नहीं चाहिए। वो फितरतुल ख्वारिज हो, फितरतुल हिंदुस्तान हो, खारजी हो, जो भी कोई उनका सहूलतकार है, मैं उनको सहूलतकार नहीं समझता हूँ, मैं तो उनका हिस्सा समझता हूँ। क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि अगर वो सहूलतकार ना हो तो बाहर से आके कोई यहाँ पे दहशतगर्दी कर ही नहीं सकता। जितनी देर तक उनके लोकल फैसिलिटेटर नहीं होते, किसी बंदे को बाहर से आके यहाँ कुछ करना मुमकिन नहीं होता। लिहाजा उनको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। और ये जो 3 ऑप्शन आज DGISPR ने दिए, अगर आप गौर करें तो ये तीनों ऑप्शन यही है कि अब माफ़ी नहीं है, अब उनके साथ भी सख्ती से निपटा जाएगा। और मैं समझता हूँ कि देखें जितने ऑपरेशंस हुए और जितनी हमने जानों का नजराना पेश किया, उसके बाद इन लोगों को जब तक आप पूरी तरह से मलिया मेट नहीं करेंगे उस वक्त तक अमन नहीं हो सकता। और इंडिया और अफगानिस्तान, अब ये देख ले कि ये रियासत ने साबित कर दिया है कि इन दोनों, जो भी पाकिस्तान का दुश्मन होगा वो चाहे किसी मुल्क में हो, किसी जगह में हो, उसका कहीं भी ठिकाना हो, उसके साथ कोई रायत नहीं बढ़ती जाए। बिल्कुल, दहशतगर्दों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा और जो दहशतगर्दी के सहूलतकार होंगे उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन जो है वो स्टेट की जानिब से लिया जाएगा। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे अम्न मुआहदे पर अमल दरामद, गजा में आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, इस पर बात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाजरीन, गज़ा में पीस प्लान पर अमल दरामद करवाने के लिए इक़दामात जो हैं वो तेज़ कर दिए गए हैं और इस वक्त ये कहा जा रहा है कि जो मुआहदा हुआ है ये मुआहदा कितना परमानेंट होगा और किस तरह से इस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हो सकेगी या नहीं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मंसूर जाफ़र जो कि माहिर उमूर मशरक़ वस्ता भी हैं। मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब जो पीस प्लान पेश किया गया है, पहले मरहले का आगाज़ जो है वो हो रहा है और क्या समझते हैं इसका, आप समझते हैं कि परमानेंट इस पर जो अमल दरामद है वो हो सकेगा आगे जाके? बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि एक खुशाइंद अमर तो है, ख़ासतौर पे इस लिहाज से इसमें एक यूनिक पहलू दिखाई दे रहा है कि माजी में होने वाले जितने भी माहिदात या सीज़ फायर के ऐलानात थे उसमें एक एलिमेंट मिसिंग होता था, वो गारंटर का था। और इस बार ख़ुद अमेरिका जिसने ये पूरा प्लान जो है उसको न सिर्फ ऑर्केस्ट्रेट किया है बल्कि इसकी एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ज़ाती तौर पे ली है। और यही वजह है कि इस वक्त आपको इस पर बहुत ही स्पीड के साथ जो है इसके पहले मरहले पर अमल दरामद जो है वो दिखाई दे रहा है। अगरचे कल रात जैसे ही ये मनसूबा इसराइली काबीना और पार्लियामेंट से मंजूर हुआ तो उसके बाद दाखिली तौर पे नेतन्याहू पे एक बार फिर दबाव आया, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो अमेरिका का मूड देखते हुए उस पर उनके इंतहा पसंद काबीना के जो वज़रा हैं उन्होंने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं किया। यही वजह है कि ये इजीली गो थ्रू हो गया और इस पर अभी जो 48 घंटों के 24 घंटों के बाद जो है वो अमल दरामद शुरू हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि इसमें जो पहला मरहला है वो
इसराइली कैदियों और फ़लस्तीनी कैदियों का जो तबादला किया जाना है वो एक अहम पॉइंट है। लेकिन उसके साथ साथ जो पैरेलल एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही हैं, इस मामले को मॉनिटर करने के लिए, प्रॉपर्ली रेगुलेट करने के लिए तकरीबन 200 के करीब अमेरिकी फ़ौजी जो हैं वो इसराइल भिजवाए जाने का ऐलान किया गया है। और उसमें यूएई के भी फौजी शामिल होंगे, कतर के, तुर्किया के भी शामिल होंगे और शायद मिस्र के फौजी भी शामिल हो, और वो इसराइल में किसी जगह स्टेशन होंगे जो इस पूरे जो प्रोसेस है इसको ना सिर्फ मॉडरेट करेंगे बल्कि उसकी लम्हा बलम्हा रिपोर्ट जो है वो भी डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया को जो है वो भिजवाएंगे। मंसूर भाई क्या पाकिस्तानी फौजी भी शामिल होंगे इन 200 अहलकारों में? जी, ये बुनियादी तौर पे इसराइल और अमेरिका के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन का सेल है। वो जो मरहला जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो उस वक्त दरपेश होगा कि जब ये दूसरा मरहला आगाज होगा और उसमें वहाँ पे इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन नाम की जो फोर्स है उसकी तैनाती जब अमल में आएगी, तो उस वक्त एक इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मुमकिन है कि उसमें पाकिस्तान के बूट्स ऑन ग्राउंड भी वहाँ मौजूद हों। इंडोनेशिया के हवाले से तो कुछ ऐसे ऐलानात जिनकी अगरचे इंडोनेशियन हुकूमत ने तस्दीक नहीं की है कि उनके तकरीबन 20,000 फौजी जो है वो भिजवाने का इम्कान है। अच्छा, उसके साथ साथ दीगर ममालिक फौजी भी जाएंगे, गारंटर्स भी हमारे साथ बहुत बड़े मौजूद हैं, निगरानी भी की जाएगी इस पीस प्लान की। क्या समझते हैं, इसराइल की जानिब से बड़ी आवाज़ें उठ रही हैं, ये कहा जा रहा है कि अगर हमास को ख़त्म नहीं किया जाता तो इसराइली गवर्नमेंट जो है वो गिरा दी जाएगी, तो ऐसे में क्या समझते हैं इस पर अमल दरामद मुश्किल नहीं हो जाएगा? ये उनके जो काबीना में शामिल 2 इंतहा पसंद वज़रा हैं, खासतौर पे इतमार बिन गवेर और स्मोत्रिच नामी जो शख्सियत हैं, ये वो इस नौइयत के बयानात देते हैं क्योंकि ये इनका खमीरी बुनियादी तौर पे जो यहूदी आबादकार ख़ानदान है उनसे उठा है। और ये इस वक्त जो इलेक्शन भी इन्होंने जीता है, ये वेस्ट बैंक के इलाके से इलेक्शन नहीं जीत सके। इन्होंने सियासी तौर पर ब्लैकमेलिंग के ज़रिए नेतन्याहू की जो होम कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से जिस तरीके से होता है इलेक्शन, बाकायदा इनको जितवाया गया ताकि इनको काबीना में लाया जाए। अब उसकी वो कीमत नेतन्याहू हर रोज चुका रहे हैं। हर रोज ये किसी ना किसी पीस प्लान, किसी ना किसी सीज फायर जो है उसको सबताज करने के लिए अपना लठ लेके जो है वो सामने आ जाते हैं। और यही वजह है कि नेतन्याहू जो है वो इनके डर से बाज़ औक़ात, यानी क्योंकि उन्हें अंदाज़ा है कि अगर उनकी सियासी हुकूमत का खात्मा हो गया, वो गिर गए, तो उनकी अगली मंजिल जो है वो इसराइली जेल होगी। उसके बाद उनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है, क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ बिल्कुल एक तैयार शुदा केस जो है इंडाइटमेंट का वो लेके बैठी है, और सिर्फ 1-2 पेशियों की मार है और उसके बाद नेतन्याहू आर या पार। इसी वजह से वो ब्लैकमेल हो रहे हैं इस तरह के इंतहा पसंद वज़रा के हाथों। और ये खर्चा अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जैसे मैंने कहा क्योंकि इनकी भी एक इंतहा की इनकी इंतहा की भी एक इंतहा है, और उसका मैं समझता हूँ जो आखिरी हद है वो अमेरिका के आगे घुटने टेकते हैं, क्योंकि इस वक्त अमेरिका ने उनको जितना फ्री हैंड देना था वो दे दिया है। इस वक्त अमेरिका खुद इसराइल की सरपरस्ती के नतीजे में दुनिया भर में आइसोलेशन का शिकार है। आप देख सकते हैं खुद उनके अपने जैसे इंटेलिजेंशिया, दानिश्वर तबका, उनकी जामियात, वहाँ पे जो एक एहतजाज का सिलसिला अब भी जारी है, इन दिनों भी जारी है, और उसका जो रिफ्लेक्शन है वो आपको पूरे यूरोप में दिखाई दे रही है। मंसूर भाई ये फरमाइएगा कि यूनाइटेड नेशन ने ये कहा है कि गजा की बहाली के लिए 52 अरब डॉलर चाहिए। अब इतनी रकम कहाँ से आएगी, कैसे इकट्ठी होगी, कैसे ये बहाली होगी? देखिए जी, अगर आप हिसाब लगाएं तो इस वक्त तक जो इस जंग के आगाज से अब तक तकरीबन 21 अरब डॉलर जो है वो अमेरिका असला इस गजा की तबाही के लिए वो दे चुका है। तो जिनके पास इतने वसाइल हैं वो तबाही के लिए, तो मैं समझता हूँ वो इसको आबाद करने के हवाले से भी यकीनन अपनी जिम्मेदारी को महसूस करेंगे। और पैसों की कमी नहीं है दुनिया के, इस वक्त अरब दुनिया के पास 3-4 मुल्कों के पास ही इतना सरमाया है कि वो चाहें तो इसको अपने दौर पर रीबिल्ड कर सकते हैं। लेकिन असल इशू ये है कि जितने बड़े पैमाने पे तबाही की गई है और उसको पहले साफ करना और फिर उसके बाद उसको दोबारा से कायम करना, ये एक बहुत बड़ा कार्यदारद है और साथ साथ टाइम टेकिंग है। यही वजह है कि जब तक यहाँ पे कोई एक मुस्तकिल सीज फायर नहीं होगा, एक तवीलुल मुद्दत सीज फायर नहीं होगा, उस वक्त तक इस नौइयत की कोई रिकंस्ट्रक्शन, रीबिल्डिंग जो है वो नहीं हो सकती। और इसी की वजह से, इसी खतरे से दुनिया भर से लोग यानी यहाँ आने से हिचकिचाते भी हैं और ताउन का हाथ बढ़ाने से भी थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा होता है कि उनकी ये सारी मेहनत, उनकी ये सारी इन्वेस्टमेंट दोबारा किसी इसराइल की मुहिम जोई की नज़र ना हो जाए।
लिहाजा इस वक्त इस नौयत की गारंटीज के साथ मैं समझता हूँ गजा को रीबिल्ड करना जो है वो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। इस माजी में इससे बड़े बड़े मंसूर साहब रीबिल्ड करना तो बात की बात है, पहले तो ये है कि वहाँ पे मंसूर साहब जरा इससे मंसूर साहब सिर्फ ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो दिफाई मुआहदा हुआ है उसके मुताबिक मिडल ईस्ट में पाकिस्तान की अहमियत मज़ीद बढ़ गई है, और ये भी शुनीद है कि शायद कतर और यूएई या कुछ और ममालिक भी इस मुआहदे में शामिल हो जाएं। नेटो तर्ज का भी कोई मुआहदा बन सकता है। अगर ये मुआहदा इस तरह से मजीद भी लोग शामिल होते हैं, इसराइल के ये सारे मामले में पाकिस्तान के किरदार को किस तरह से देखते हैं? पाकिस्तान का किरदार तो अभी मौजूदा सिनेरियो में भी यकीनन बहुत ही ज़्यादा फोर्टिफाइड है और उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है, ख़ासतौर पे हमारे अरब ममालिक की। कतई नज़र इसके कि उनके साथ हमारा कोई डिक्लेयर्ड इस तरह का डिफेंस पैक्ट या इस तरह की ट्रीटी नहीं है जिस तरीके से हम रिसेंटली सऊदी अरब के साथ साइन की है, लेकिन पाकिस्तान यकीनन एक खित्ते का अहम मुल्क होने के नाते और बड़ी अपनी एक न्यूक्लियर सलाहियत के साथ साथ अपनी एक मजबूत फौज और ख़ास तौर पे एक पेशा वराना फौज जो है उसके हवाले से पूरी दुनिया में शोहरत रखता है। यही वजह है कि इस वक्त यानी अमेरिका ने जब एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला जो है वो सऊदी अरब जैसे अपने इत्तेहादी को देने से यानी एक फसों पे इससे काम लिया, तो सऊदी अरब ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर जो है ख़ासतौर पे जब उन्हें लगा कि इस वक्त अगर कतर महफूज नहीं रह सकता अपने तमाम तर स्ट्रेटेजिक ताउन के डिप्लोमेटिक ताउन के बावजूद, तो सऊदी अरब तो यकीनन अपना एक असूली मौक़िफ़ रखता है। ख़ासतौर पे मिडल ईस्ट का जो ये फ्लैश पॉइंट है इसके बारे में उनका जो दो टोक मौक़िफ़ है उससे वो सरे मुँह उन्होंने आज तक इन्हिराफ नहीं किया, हालांकि उन पर बहुत बड़ा दबाव, बहुत ज़्यादा दबाव मुख्तलिफ औक़ात में आता रहा है। यही वजह है कि उन्होंने इसराइल की रियासत को तस्लीम करने के लिए जो एक अपनी शराइत रखी हैं वो ऐसी कड़ी शराइत हैं कि उन पर इस वक्त तक इसराइल जो है उसके लिए अमल दरामद करना जो है वो नामुमकिन दिखाई देता है। यही वजह है कि आपने देखा कि अब वो जो एक माजी में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने पहले दौरे इक़्तिदार में जो अब्राहम एकॉर्ड्स का एक बड़ा डोल डाला था, अब वो पूरे का पूरा प्रोग्राम जो है वो एक लिहाज से रोल बैक हो गया है। अब इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन जो है वो जो कहा जाता है कि इन ख्यालस्त और महालस्त वाली बात दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया आपका मंसूर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे कि किस तरह से आगे इस पर अमल दरामद होगा। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे पीटीआई का तहरीक अदम एतमाद लाने का मशवरा, हुक्मरान इत्तेहाद को कितना खतरा है, इस पर बात होगी। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। पीटीआई में बड़ी तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे के बाद सुहेल आफरीदी का नाम सामने आ रहा है कि शायद वो आगे सीएम केपी बन सकते हैं। बानी पीटीआई की तमाम तर उम्मीदें सुहेल आफरीदी के साथ क्यों हैं, और इस पर बात करेंगे। क्या इस फैसले से पार्टी की पोजीशन जो है वो दोबारा रिस्टोर हो सकेगी, पार्टी दोबारा मुनज़िम हो सकेगी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है फैसल चौधरी, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ है। फैसल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब क्या समझते हैं, गंडापुर को हटा दिया गया बानी पीटीआई के फैसले की वजह से, अब क्या समझते हैं सुहेल आफरीदी से बानी पीटीआई की जो उम्मीदें हैं, क्या समझते हैं वो दुरुस्त हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि सुहेल आफरीदी अभी आ रहे हैं सीएम, उनको अक्सरियत हासिल होती है अवान में, तो उनका इस्तेहकाक है केपी के अवाम का और उस अवान का कि वो जिसको चाहे वो सीएम लगाए पाए। इमरान खान साहब की जो स्टांस है दहशतगर्दी और ऑपरेशन को लेके, और जो उनके अकाबरीन ने बाहर आके ऐलान किया कि वो जो जवानों की शहादत है उस पे काफ़ी जो है वो मुज़म्मिल थे, और उन्होंने ये कहा कि इसकी वजह से अब चारा कार नहीं है। दो तरह की चीज़ें हैं मेरी दानिश में। अगर तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि सुहेल आफरीदी आके और बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव एक सूबाई इकाई के वो दहशतगर्दी के खिलाफ रियासती पॉलिसियों से दरकिनार करेंगे या खुद को अलहदा रख सकेंगे, तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि ना आइन और कानून ना सियासी लिहाज से ये पॉसिबल होगा। ये बहरहाल जो पार्टी पॉलिसी है, जो दहशतगर्दी के खिलाफ पॉलिसी जो है, वो पार्टी की सियासी पॉलिसी अपनी जगह है और होनी भी चाहिए। चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है DGISPR ने, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बज़ाहिर तो ऐसा महसूस होता है कि अब वो जो पॉलिसी है वो जो इमरान खान साहब जेल में बैठे सोच रहे हैं
रियासत तो उस पॉलिसी को मानने को तैयार नहीं है। देखिए इमरान याकूब खान साहब, रियासत जो है उसकी एक अपनी पॉलिसी होगी और वो पॉलिसी जो है वो सबको टो करना पड़ेगी। देखिए ये फैक्चुअल और कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल पोजीशन ये है। हाँ, आपको उन फोरम्स पे यही फैसला साजों को बावर कराना होगा बैठ के कि जनाब इसकी आप एक सियासी अप्रोच भी रखें, इसकी एक डिप्लोमेटिक अप्रोच भी रखें अस्करी अप्रोच के साथ साथ, क्योंकि इसमें हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, ऑफिसर शहीद हो रहे हैं, पुलिस के लड़के जो हैं वो अपने दे रहे हैं ये जो अपनी लेवीज हैं या फ्रंटियर कांस्टेबलरी है, अवाम सबसे ज्यादा जो हैं वो कोलेटरल डैमेज बन रहे हैं। जो सब, लेकिन इस सारी सूरत हाल में अब क्या आप समझते हैं कि सुहेल आफरीदी जो हैं वो वज़ीर आला KP मुंतखब हो पाएंगे? क्योंकि उनकी सियासी सोच और फिर पॉलिसी और फिर रियासत की पॉलिसी, ये सारी चीज़ें आप बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स क्या समझते हैं कि क्या अब ये इतना आसान है कि वो वज़ीर आला KP मुंतखब हो जाएं? देखिए सुहेल अफरीदी साहब को अपनी जो सिलसिला है, जाहिर है उनको एक तो मैं समझता हूँ कि जाती है कि उनके आने से पहले ही उन पे इतना बर्डन पार्टी की तरफ से डाल दिया गया। आप उनको आने तो दें, अपना फैसला करने दें। अब सुहेल अफरीदी साहब हैं या उनके दीगर जो लोग हैं उनको फैसला करने दें कि वो कैसे सूबे को चला सकते हैं। KP बड़ा चैलेंजिंग सूबा है, बिल्कुल दुरुस्त बात। उसमें गवर्नेंस के इश्यूज हैं। इमरान साहब आपसे भी कमेंट लेंगे, जिस तरह से बात की है इन्होंने कि KP जो है बड़ा चैलेंजिंग सूबा है, क्या समझते हैं सुहेल आफरीदी साहब, क्या समझते हैं कि एक बेस्ट चॉइस है इमरान खान की तरफ से, बानी PTI की तरफ से इनका नाम सामने आना, संभाल सकेंगे ये तमाम तर मामलात? देखिए ज़ैनब, बात ये है कि इमरान खान साहब, अगर आप माजी के सारे मामलात को मिला के पढ़ना शुरू करें तो मैं तो ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब जिस सोच के साथ लाए थे, क्योंकि इमरान खान साहब के बहुत करीबी जानने वाले और बहुत जो सियासी तौर पे समझ बूझ रखने वाले हैं तजियाकार, उनका भी ये मानना है कि इमरान खान साहब शायद ये समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब को जो टास्क दिए गए थे वो पूरे नहीं कर सके। लिहाजा अब एक ऐसा हार्ड हिटर होना चाहिए कि जिस पे ये ना हो कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात उसके बेहतर हैं, इसलिए उसे बनाया गया। फैसल चौधरी साहब, आपसे भी इसी से मुतालिक सवाल पूछूंगी, क्या समझते हैं, क्योंकि हुकूमती जो पोजीशन होती है अपने साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी लेकर आती है, आप समझते हैं कि अब सुहेल आफरीदी साहब जिन बड़े हार्डलाइनर हैं PTI के, अब CM शिप में अगर ये आते हैं तो क्या समझते हैं ये कोई स्टेट के खिलाफ कल को कोई बयानियां बना सकते हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक एक्सपेक्टेशन होती है कि जंगजू किस्म का CM आए और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तवक्कुआत है उन पर पूरा उतर सके? देखिए ये जो बात है ना, ये जो हुकूमत करना होता है या वो बड़ा डिफिकल्ट जॉब होता है। अपोजिशन में आप जो मर्जी कर लें, जिम्मेदारी आपके पास होती नहीं है। लेकिन जब आप हुकूमत में हो रहे होते हैं, एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव आपने उसके आप उम्मीदवार हैं और आप वहां पे चाह रहे हैं कि ये मामला करें, तो फिर तो आपको हर काम बड़ी सोच समझ के करना पड़ेगा। पार्टी को लेके चलना है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामला दुरुस्त रखने हैं, क्योंकि वो सूबा जो है वो सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से मुतासिर है। ये चीजें जो हैं, फिर वफाक में आपकी मुखालिफ हुकूमत है जो कि अपोजिशन है आपके सूबे में, ये सारी चीजें बड़ी चैलेंजिंग होती हैं। अच्छा चौधरी साहब, थोड़ा सा जज्बाती अंदाज से तो नहीं सोचा जा सकता। चौधरी साहब थोड़ा सा जरा सियासत की तरफ आ जाएं। PTI को आप क्या समझते हैं कि क्या इसमें मजीद कोई बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं? एक तरफ बैरिस्टर गौहर को हटाए जाने की अफवाहें हैं और दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर खुद कह रहे हैं कि अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो पार्टी खत्म हो जाएगी, और फिर कायमा कमेटियों से भी इस्तीफे दिए जा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असर रसूख जो है वो कम हो जाएगा? देखिए गौहर ने जो लीगल पोजीशन दी है वो तो बिल्कुल वही है जो गौहर खान कह रहे हैं, वो तो जाहिर है क्योंकि पार्टी चेयरमैन इलेक्टेड ऑफिस है, पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, और अगर हेडलेस पार्टी होगी उन पे तो वो चल नहीं सकेगी और फिर एक दोबारा आपको इलेक्शन कराने पड़ेंगे और उसकी क्या सूरत हाल बनती है। बाकी PTI में चेंजेस अगर आप ले भी आए तो उससे कोई फायदा इसलिए नहीं होना कि जो फैसला साजी है वो तो खान साहब के पास है, और खान साहब की जो फैसला साजी जेल के अंदर है वो हैंडीकैप्ड है। ज़ाहिर है पूरी सूरत हाल उनको किस तरह से मिलती है नहीं मिलती। अब अलीमा खान को भी उन्होंने जो है मना कर दिया है कि आप मीडिया से बात नहीं करेंगे, 2-3 दिनों से उन्होंने नहीं की है।
तो ये जो सूरत हाल है, असल में इमरान साहब जो ज़रूरत है ना, पीटीआई को सियासी सोच इख्तियार करने की ज़रूरत है। ये आप फॉर एग्जांपल केपी में आप बैटल ग्राउंड लगाते हैं और वहाँ पे आप मुजाहरा करते हैं, वहाँ पे गवर्नर राज लग जाएगा, आपकी रईस जो है हुकूमत भी चली जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है दूसरी साइड पे भी कोई रिलैक्सेशन तो नहीं है। इस सारे मामले में इवेंट्स को देख के वेट करके फिर कोई स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है ना, कि आप हालात तो नहीं क्रिएट कर सकते, हालात तो वाला चौधरी साहब, और हालात भी इस तरह के हों कि जब इलेक्शन कमीशन भी वहाँ पे आपको तमाम अरकान को आज़ाद करार दे दे, तो ऐसे में तो पार्टी के लिए मज़ीद मसाइल नहीं बैठ जाते। नहीं, आज़ाद तो खैर 8 फरवरी को भी आज़ाद ही थे ना जी, वो तो मिल गया। और केपी में अगर किसी ने अपनी सियासत तबाह करनी है, बिल्कुल ही हमेशा के लिए खैराबाद कहना है, जो इमरान खान के नाम पर वोट लेके आए हुए हैं, अगर वो जो कोई इस किस्म का काम करते हैं तो वो तो ठीक है, फिर अपनी मर्जी है किसी की कि अगर अपने सियासती तबाह करनी है आपने, लेकिन ये मुमकिन तो नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो वोट है, जो सियासी सपोर्ट है, वो तो इमरान खान को हासिल है। जो मकबूलियत की महराज पे इस वक्त इमरान खान है। कोई भी अब गंडापुर साहब का रिमूवल सीएमशिप, केपी की सीएमशिप से क्या समझते हैं अब आगे जाके क्या माहौल बन सकता है? क्योंकि अपोजिशन जमातों की जानिब से कोशिश की जा रही है कि जाहिर है कि वो किसी तरीके से अपना जो है वो कैंडिडेट कोई ले आए। कोई ऐसा माहौल बन जाता है कि सुहेल आफरीदी भी नहीं आते केपी की सीएमशिप पर, तो फिर क्या माहौल बनता है आपको आगे दिखाई दे रहा है? डोंट यू थिंक ये बहुत रिस्की था बानी पीटीआई का फैसला? नहीं, देखिए वहाँ पे तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी है पीटीआई के पास, और अगर बजाय मतलब मंडी लगाने के तो अलावा कोई चांस नहीं है। और अगर वफाकी हुकूमत जमहूरियत में तातुल चाहती है और वो इस तरह से मामलात करना चाहती हैं तो वो करें। सियासत में पाकिस्तान की सियासत तो दिन ब दिन जो है वो रिवर्स गियर में है ना, वो आगे तो बढ़ नहीं रही। यहाँ पे तो सियासी अखलाकियात, कानून, आइन, कोई भी चीज़ रह तो गई नहीं है। तो ये भी चला तो लेंगे, लेकिन इससे केपी की जो ऑलरेडी सिचुएशन है, जो पोलराइजेशन है, उसमें कमी तो नहीं होगी, इजाफा ही होगा। जो भी काम करना है अपोजिशन को भी तो सोच समझ के करना है। अगर अपोजिशन तो उन्होंने उसी सूबे में करनी है, रहना तो वहीं पे है, लोगों के साथ डील तो वहीं पे करना है। तो इस किस्म की जो सूरत हाल आती है, बाकी अपोजिशन की हमेशा कोशिश होती है ये सियासी जब भी कोई ऐसा इलेक्शंस के मामला आते हैं चेंजिंग से, तो वो करते हैं, उसमें तो कोई ऐसी काबिल एतराज बात नहीं होती। वफाक की हुकूमत की तरफ से नहीं होने चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, और सुहेल अफरीदी पे तरह तरह के इल्जाम लगाना, अभी ना वो आया है, ना उसने कभी कोई एक्शन किया है, ना उसके ऊपर कोई ऐसी बात है। तो जी वो के आने के बाद क्या बनता है। बहुत शुक्रिया आपका फैसल चौधरी साहब, हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बैक टू बैक बड़ी तब्दीलियाँ की जा रही हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि मज़ीद तब्दीलियाँ भी मुतवक्के हैं। सुहेल आफरीदी साहब का नाम सामने आना केपी की सीएमशिप के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितना बेहतर होगा, ये देखना बाकी है। इसी के साथ प्रोग्राम से दीजिए हमें इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।